हम लेज़ली हेजल्टन की द फर्स्ट मुस्लिम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो मेरे पास वर्जन है उसका पेज नंबर 44। अगर आप किसी और एडिशन से इसको समझ रहे हैं तो फिर दिस वुड बी चैप्टर नंबर 4। उसका जो डिफरेंट सेक्शंस आते हैं ना, शायद इसका तो तीसरा या चौथा सेक्शन है। इट इज़ नथिंग न्यू दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ से हम शुरू करें, ये एक अलग सेक्शन है तो यू कैन फाइंड इट। तो लास्ट टाइम हम अ, मिले थे। अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, हम इससे पुराना वाला से देख रहे हैं अभी, पिछला वाला, मतलब नॉट दिस वन। इट्स नॉट हार्ड टू सी वाई हिस्टोरियंस, ये वाला सेक्शन हम देख रहे हैं। तो चैप्टर 4 का ही ये वाला सेक्शन है। तो पिछले सेशन में क्या किया था हमने हमने थोड़ा सा खाना काबा की हिस्ट्री देखी थी, कैसे समझती है लेज़ली हेजल्टन। तो ये कहना भी ज़रूरी है मेरे लिए कि कैसे समझती थी लेज़ली हेजल्टन भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं ऐसे ही सब इसको समझे हों। लेकिन इनके भी बड़े इंटरेस्टिंग टेक्स हैं, जो फुल ऑफ विजडम है और वाइज टेक्स हैं, और ऐसे ऑब्सक्योर टेक्स भी नहीं हैं। जो ये बातें करती हैं, ये मुसलमानों में भी कुछ स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया है। आज भी जो ये बताएंगे थोड़ी सी बातें हमारे लिए डिफरेंट होंगी, या फिर हम में से कुछ वाकिफ़ होंगे इससे। मैं तो वाकिफ़ हूँ, अलबत्ता इट्स नॉट वो इतना मशहूर ओपिनियन मुसलमानों के यहाँ। तो बात छिड़ी थी हिस्ट्री ऑफ मक्का अराउंड इसी चीज़ की। तो इन्होंने पहले हमसे कहा कि कुरैश कहाँ से आए, फिर हमसे इन्होंने अब बात की कि ये खाना काबा क्या था, फिर इन्होंने थोड़ी सी बात की हमारे साथ कि बुत परस्ती उनकी क्या थी। तो अब ये आगे बढ़ रही है, ये कह रही है कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए देखना कि हिस्टोरियंस जो सोफिस्टिकेटेड अर्बन एनवायरनमेंट में रह रहे थे बाद में, दमिश्क में और बगदाद में। बगदाद इससे पहले एक शहर भी नहीं था, बगदाद मुसलमानों ने ही बसाया। तो ये मुश्किल नहीं है समझना कि ऐसे लोग जो फिर बाद में इन बड़े बड़े शहरों में रह रहे थे, ये क्यों कहते कि प्रे इस्लामिक मक्का ये आइडल वर्शिप में, मतलब फुल फ्लेजेड, इट वाज काइंड ऑफ मायर्ड इन इट, मतलब फुल फ्लेजेड मुलव्विस, इट हैड बिकम वन विद आइडल वर्शिप। तो ऐसा क्यों वो कहेंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने कहा कि ऐसे आइडल वर्शिप नहीं थी। और बाद के मुसलमान ऐसे क्यों कहेंगे, ये कह रही है कि ये मुश्किल नहीं है समझना। क्यों नहीं है मुश्किल समझने, आगे अब इसके रीजंस देंगी कि वाई वुड दे से कि बुत परस्ती थी। वजह रही, इनका मानना है कि कुरान में एक कंसेप्ट है जहीलिया का। ये जो जहीलिया का कंसेप्ट है, ये अप्लाई होता है प्री इस्लामिक अरेबिया पे। तो मुसलमान इस दौर को रेफर करते हैं जैसे पोस्ट हिजरत वाला दौर, हिजरत का तीसरा साल, ऐसे करते हैं ना रेफर टू टाइम। तो इस्लाम से पहले के दौर को या मुस्लिम बनने से पहले के दौर को वो दौर जहालत कहते थे, जहालत का दौर। तो अरबिक में जहीलिया, इसको ट्रांसलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू लेज़ली हेजल्टन, आइडियलिटी, बार्बेरिज्म, डार्कनेस, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यूजुअली बाकी जगह भी, मतलब ये कह रही हैं तो किया जाता होगा ऐसे ट्रांसलेट, बट यूजुअली इसको डेज ऑफ इग्नोरेंस, मैंने जितना लिटरेचर पढ़ा है आज तक, डेज ऑफ इग्नोरेंस ही उसमें लिखा गया था। अलबत्ता शी इज़ नॉट रॉन्ग एज वेल, क्योंकि कॉनोटेशंस इसकी यही है, बारबेरिक, आइडोलरिटी, डार्क, ये सारी चीज़ें। तो ये जो ये जहीलिया है, कह रही हैं, ये एक शॉर्ट हैंड है, ये एक वर्ड में सम अप करता है पैगनिज्म को, कि ये होती है पैगनिज्म। एक ऐसा वर्ड जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये कुछ गॉडलेस क्रीचर्स हैं जो एक इग्नोरेंस में जी रहे हैं, इग्नोरेंस ऑफ एवरीथिंग दैट इज होली। ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं मुसलमान ऑफ जहीलिया, ये वर्ड अपने अंदर क्या मीनिंग रख रहा है कि ये सारे लोग बारबेरिक है, विदाउट गॉड है, गॉडलेस लोग है, ये बदतमीज बेहया लोग हैं, दे लिव इन ए पिटीफुल स्टेट,
and contemptible state. They live in a state of ignorance. That what that word signifies. तो ऐसा ही कह रही है, लेकिन इसके बरक्स, इसके ऑपोजिट, पेगनिज्म गॉडलेसनेस नहीं होती है, ऐसा विज हेजल्टन कह रही कि इट्स नॉट गॉडलेसनेस, इसका ऑपोजिट है, इट इज अबंडेंस ऑफ गॉड्स, इट्स टू मेनी गॉड्स, इट्स पॉलीथियज्म, इट इज नॉट एथियज्म, इट्स पॉलीथियज्म, यहाँ काफी सारे खुदा हैं जी। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है समझना इन अनदर कंटेक्स्ट। दो पॉइंट्स इसमें समझने हमारे लिए ज़रूरी हैं। एक है लॉजिक वाला कंसेप्ट और दूसरा है सिंपल पॉलीथिज्म को कहेंगे क्या। लॉजिक वाला कंसेप्ट मैं क्या कह रहा हूँ, फिलॉसफी वाला कंसेप्ट, क्या एक से ज़्यादा खुदा पॉसिबल है, मुमकिन है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़लसफ़े के हिसाब से ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक से ज़्यादा खुदा हो। तो इसमें आप मुसलमानों ने जो प्रूफ दिए हैं फ़लसफ़े के, खुदा के तसव्वुर के, तो उसमें इब्न सीना के प्रूफ बहुत मशहूर है। तो मुसलमान स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया कि खुदा एक है, खुदा एग्जिस्ट करता है, ये साबित किया, और अगले स्टेप में वो ये भी साबित करते थे कि ये जो खुदा एग्जिस्ट करता है इसका एक ही होना नेसेसरी है। नेसेसरी नॉट कंटिंजेंट, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि दो खुदा हो भी सकते, नहीं हो सकते, लॉजिकली इम्पॉसिबल है। तो वो प्रूफ हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप उसको कर सकते हैं अगर आपको मौका मिले, सर्च एट्सेट्रा, तो आप उसको खुद पढ़ सकते हैं, या हम कभी इस्लामी फ़लसफ़ा पढ़े तो उसमें देख लेंगे। अच्छा, ये हो गए मुस्लिम स्कॉलर्स। अब अगर हम वेस्टर्न और हिंदुस्तानी फ़िलासफ़र्स को देखें तो उनका भी लगभग यही है रुझान। एब्सोल्यूट जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में माना जाता है वो एक ही माना जाता है। जब एंसलेम प्रूफ ऑफ गॉड देते हैं, वो एक खुदा के प्रूफ देते हैं, 2 3 4 6 8 ना। हिंदुस्तान में शंकराचार्य हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हैं हिंदुस्तान के, तो उन्होंने भी जब खुदा का तसव्वुर बयान किया, अब उनका तसव्वुर हमसे डिफरेंट है, ये भी समझिएगा, बट एब्सोल्यूट वहाँ पे भी एक ही है। ठीक, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, पॉलीथियज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर वाज अ स्कॉलर कॉल्ड स्पिनोजा। स्पिनोजा को कहते हैं एक बिगेटेड एथिस्ट। ठीक, ये एक बिगेटेड एथिस्ट थे। कुछ लोग कहते हैं वेल्ड एथिज्म उनके फलसफे को। ये हो गया एक तरफ की राय। दूसरी तरफ की राय है ही इज गॉड इंटॉक्सिकेटेड, ही इज गॉड इंटॉक्सिकेटेड। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाएगा? एक ही शख्स को कहा जाता है कि ये नशे में है खुदा के, रग रग में खुदा है, इसके हर जगह इसको खुदा ही दिखता है। और दूसरा ग्रुप कहता है कि ये एक बिगेटेड एथियस्ट है। ऐसा कंट्राडिक्टरी पोजीशन, इतना मतलब होना ना होना, मतलब यू कांट बी इन सच अ डाउट अबाउट अ पर्सन कि इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस हो। इन बिटवीन वाला हो सकता है कि पता नहीं बिलीफ क्या था, ये हो सकता है, लेकिन इतना ऑपोजिट। एंड बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स एग्री ऑन हिज बिलीव्स, कि वो मानते क्या थे। अगर वो लिस्ट आप करें सामने, दोनों ग्रुप्स एग्री करें, क्योंकि उनकी बुक्स मौजूद है हमारे पास लिखी हुई, तो उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। उस सारी बातें करने के बाद फिर एक बंदा कहता है एथिस्ट है, दूसरा बंदा कहता है गॉड इंटॉक्सिकेटेड है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तस्वुर खुदा को भी समझना ज़रूरी है कि खुदा होता क्या है। फिर हम बोल सकते हैं स्पिनोजा एथिस्ट है या थीस्ट है, एथिस्ट है या कुछ और है। जब हम तस्वुर खुदा को देखते हैं, जैसे हम समझे हैं हिस्टोरिकली आज तक, जैसे इंसान समझा है तस्वुर खुदा को कि खुदा होता क्या है, तो फिर हमको दिखता है कि स्पिनोजा ऐसे खुदा को नहीं मानते। तो इट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंटरेस्टिंग थियरी विच इज़ कॉल्ड द हॉर्सशू थियरी, कि दो एक्सट्रीम्स यूजुअली एक जैसे होते हैं। सो टू कॉल एवरीथिंग गॉड इज इक्वली टू डिनाई गॉड एग्जिस्ट्स, because everything is God. So when everything is God, nothing is God. So you say material is God. So material is material. Therefore, no, there is no God.
यही है जो है, ये आप कह रहे हो, ये दुनिया है जो, ये नेचुरलिज्म है, ये गॉड नहीं है। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से जहीलिया के दौर को गॉडलेस दौर कहा जाएगा। ठीक, सही है या गलत है, ये डिबेट अभी भी हो सकता है, लेकिन हम दोनों चीज़ों को समझ रहे हैं। एक कि वाई शी सेइंग कि इट इज टू मेनी ओवर अबंडेंस ऑफ गॉड्स, एंड वाई वुड अदर्स से कि देयर इज नो गॉड हियर। और इसकी जो इमेज बन गई है कि एज इन्वॉल्विंग टोटल लैक ऑफ मॉरल्स एंड वैल्यूज, एक chaotic infinity of competing deities, इनके रिचुअल्स बारबेरिक है, erotically charged, lasciviousness was a product of emerging monotheism's need to claim higher moral ground. ओके, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसकी जो इमेज है टोटल बैकवर्डनेस की, कि कोई मॉरल्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, एक डेटीज की फोर्स है जो आपस में compete कर रही है, और इनके जो रिचुअल्स है वो बारबेरिक है, और इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो इरोटिकली चार्ज्ड है, लेशिवियस है। दैट मीन्स देयर इज एन ओवर्ट डिस्प्ले ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स। तो ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जो मोनोथिज्म इमर्ज हो रही थी, इट हैड टू क्लेम हायर मॉरल ग्राउंड, इस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से ये कंसेप्ट एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है कि ये लोग ऐसे थे, ये एक पॉलिटिकल क्रिएशन है टू क्रिएट हायर ग्राउंड। तो ये बातें क्या सही है जो एक्यूज किया जा रहा है इन कल्चर्स को, इसमें दोनों साइड के बीच में कहीं पे ट्रुथ है। एक ये बात कि यूजुअली इंसानों के अंदर ये रुझान रहा है, जैसे हमारे अंदर है, इसमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कि वी विलिफाई आवर पास्ट, कि जो हमसे पहले थे वो नेसेसरली हमसे गलत ही रहे होंगे, और हम कुछ ज़्यादा सुपर डुपर आसम है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे, हम ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, मॉडर्न लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, द लाइफ यू आर लिविंग इज़ द बेस्ट लाइफ। तो ये तो, इस पे तो हम सब जानते ही हैं, ये तो हम भी करते हैं कि मिडिवल दुनिया इससे बुरी है, एंशंट दुनिया उससे बुरी। हर दौर के इंसान ने ऐसा ही किया है, पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे अच्छा दौर मेरा है, उसके बाद मेरे बाद का, उसके बाद मेरे बाद का, तो ऐसे हायरार्की है। लेकिन मॉडर्न मुस्लिम आर्ग्यू करता है कि ये मेडिवल दुनिया बुरी थी एंड ऑल। तो खैर, ये बात तो इसमें हकीकत है, लेकिन क्या इसमें कोई सच ही नहीं होता है? क्या अस्पताल अभी बेहतर नहीं है पास्ट से? ये तो हकीकत है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ मामलात में पास्ट हमसे बुरा होता है, कुछ मामलात में हमसे अच्छा होता है। अब देखना होता है कि क्राइटेरिया क्या है। ये जैसे मिसाल दी इन्होंने बारबेरिक रिचुअल्स, बारबेरिक रिचुअल्स नहीं होते थे क्या? डेफिनेटली होते थे, क्यों नहीं होते थे? उनका जिक्र है किताबों में जो हमको एंशंट वर्ल्ड से मिलती हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि ऐसे रिचुअल्स का जिक्र है जो बारबेरिक माना जाएगा अब अभी के स्टैंडर्ड से, या फिर मोनोथीइज्म के स्टैंडर्ड से, जो मोनोथीस्टिक रिलीजन से यूजुअली जो उनके स्टांसेस थे। सो दे आर बारबेरिक एक्ट्स एंड सच एक्ट्स एग्जिस्ट थ्रू द वर्ल्ड। अब ये इरोटिसिज्म, क्या इरोटिसिज्म नहीं है? बिल्कुल है, इसकी एविडेंसेस बड़े आराम से मिलती हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि यू हैव टू डिग डीप। सुपरफिशियल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट शोज फुल फ्लेजेड इरोटिसिज्म। ये आपको मिलेगा स्कैंडिनेवियन कल्चर्स में, जहाँ के भी पुराने कल्चर्स, ये आपको मिलेगा उनके लिटरेचर में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इस पे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला नहीं है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर थीसिस कैन स्टिल बी करेक्ट, just because there is a book, just because there is a verse, just because there is a line saying something doesn't mean the culture was like that। क्योंकि शायरी तो मतलब हम में से, कश्मीर में से निकल गया कोई ऑथर और उसने कोई किताब लिखी विच इज़ हाईली एरोटिकली चार्ज्ड, इट डजंट मीन कि पूरा कश्मीर ऐसे ही है। अब जब उसको 2000 साल बाद पढ़ा जाएगा, ये देखो कैसे थे कश्मीरी तब के, नहीं, कोई ऐसा नहीं था यहाँ पे। किताब एक लिखी किसी ने तो लिख ली, क्या दिक्कत है? So she can still be right. She can, but I'm also telling you the alternate side. But the most important point here is emerging monotheism. ये important point है। ये क्या वो क्या है, इन्होंने लगे हाथ कि मोनोथिज्म इमर्ज हो रही थी,
इसका कहने का मतलब हुआ कि दुनिया पहले पॉलीथीइस्टिक थी, फिर धीरे 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 मोनोथीइस्टिक हुई। ठीक, अब मतलब मोनोथीइज्म इज ए लेटर ह्यूमंस प्रोडक्ट। ये तो इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ लाइफ के ऑपोजिट है। इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ लाइफ जो है, इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री जो है, वो है कि सबसे पहले मोनोथीइज्म ही थी, फिर उसको करप्ट करके पॉलीथीइज्म आई, और फिर डिफरेंट वक्त पे डिफरेंट पैगंबर आए मोनोथीइज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए। इन्होंने जो पोजीशन ली है, वो पोजीशन एंथ्रोपोलॉजी में स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड पोजीशन है एंथ्रोपोलॉजी में। दैट मीन्स कि अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट से पूछेंगे, हिस्टोरियन से पूछेंगे, वो आपको यही आंसर देंगे कि पहले पॉलीथीइज्म आई और फिर मोनोथीइज्म आई। लेकिन इट डजंट मीन इट्स नॉट अप टू चैलेंज दैट मुस्लिम्स डू नॉट हैव अ पॉइंट टू मेक। हमने इस पे काम ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि हमने काम करना छोड़ ही दिया है पिछले कुछ सदियों से। तो अलबत्ता एक स्कॉलर है, बहुत बड़ी हस्ती है, उमर फारूक अब्दुल्ला। तो उन्होंने इस पे एक वर्क लिखा है, लेकिन वो अरबी में है। आई एम नॉट श्योर वो अंग्रेज़ी में हुआ है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है नहीं हुआ है, और होना भी नहीं चाहिए। पहले तो मैं समझता था कि होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए, लेकिन आप समझ आते हैं कि नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कल क्या समझ आएगा। खैर, तो उन्होंने उसको अरबी में लिखा है, और उसमें उन्होंने फितरत डिस्कस की है, फिर कंसेप्ट ऑफ फितरा, और एंशिएंट रिलीजन क्या था, पहले मज़हब क्या थे। तो उसमें उन्होंने इस थीसिस को चैलेंज किया है कि ये जो पूरे स्टैंडर्ड एंथ्रोपोलॉजी की पोजीशंस है, तो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग पढ़ाई करें, और हम लोग अपना एक वर्जन ऑफ हाउ डू वी लुक एट थिंग्स। हाँ, बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन उसूल। ऐसी बात नहीं है कि एविडेंस एक चीज़ कह रही है लेकिन मैं मुसलमान हूँ, मैं अपोजिट कहूँगा। ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा कि we have to find answers to these questions of our own as well, so that we can have a very trustworthy case in front of us. Otherwise, this is the case. But look at the contradiction. If you remember, जब हम इससे पहले पढ़ रहे थे तो इन्होंने क्या कहा, और मैंने ये contradiction अक्सर ऐसे मामलात में देखी। वो क्या है, वो ये है, जो पॉलीथिज्म डिस्कस करते हैं ऐसे कल्चर्स की, ऐसे ट्राइब्स की, so they want us to believe that it was not polytheism, it was henotheism. आपको याद होगा जब हमने पिछले कुछ सेशंस किए, शायद एक या दो सेशन पहले, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे आइडोलैरिटी इन मक्का, तो वहां पे इन्होंने ही आर्ग्यू किया कि ये मोनोथिज्म था। ये मोनोथिज्म ही था। एक टाइम पे एक ही खुदा होता था, या एक ट्राइब का एक ही खुदा होता था, लेकिन अब इमर्जिंग मोनोथिज्म। तो ये कंट्राडिक्शन भी मुझे, या तो मैं कुछ इसमें से मिस कर रहा हूँ जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बट आई हैव सीन दिस कंट्राडिक्शन। खैर, इमर्जिंग मोनोथिज्म को अब क्लेम करना था कि हम तुमसे बेहतर है, तो उसके लिए दिखाना था कि उनके अंदर बुराइयां क्या थी। तो इस वजह से ये पॉलिटिकल क्रिएशन है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, तमाम ग्रेट थिंकर्स पास्ट के पेगन थे। एक तो वो पेगन थे, और दूसरा दे नाइदर लैक्ड सोल नॉर सेंस ऑफ सेक्रेड। वो बड़े प्रोफाउंड इंसान थे, उनको ये तमाम चीज़ें पता थी। द लास्ट वे एनी ऑफ द ग्रीक philosophers, great Greek philosophers would have described themselves was pagan. Last. But once again, I think this thesis can be challenged. इसको बड़े आराम से चैलेंज किया जा सकता है। प्लेटो का एब्सोल्यूट एक था या बहुत सारे थे, सोक्रेटिस का एब्सोल्यूट एक था या बहुत सारे थे, एरिस्टोटल का फर्स्ट कॉज एक था या बहुत सारे थे। आई थिंक दिस थीसिस कैन बी चैलेंज्ड अच्छे से, बड़े आराम से। बट इट डजेंट अफेक्ट अस एज वेल। कैसा हो सकता है जैसा ये कह रही है? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू बॉदर अस। देन एज नाउ, ये वर्ड लेकिन डेरोगेटरी ही यूज हो रहा था उस टाइम पे भी। ये उसी रूट वर्ड से आया जिससे इंग्लिश वर्ड पेजेंट आया है। पेगस लैटिन का है, विच मीन्स अ रूरल, देहाती लोग, गामिक। ठीक, ये जब हम कहते हैं ना देहाती, गामिक, ये सिर्फ इतना नहीं कह रहा होता है फ्रॉम वेयर यू कम। ऑफ कोर्स दैट पर्सन कम्स फ्रॉम अ विलेज और देहाती है, उसमें तो द डिनोटेशन ऑफ इट इज करेक्ट, but the connotation is uncivilized, barbaric, not knowing tradition, not knowing culture, uncultured, uneducated। ये होता है इसका मतलब।
तो वैसे ही ये जो पेगन हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड, ऐसा ये कह रहे हैं कि इट डजंट सिंपली मीन उनके रिलीजन को डिस्क्राइब किया गया है, इट हैज़ दिस कॉनोटेशंस विद इट। और ये आई कहाँ से? ये उसी पेगस वर्ड से आई जो लैटिन में यूज़ हो रहा था। ये पेजेंट वर्ड जो है ये रोमन एरिस्टोक्रेट्स के लिए यूज़ होता था, फॉर पेजेंट्स हु दे वुड थिंक बाय डेफिनेशन वेर पैगन एंड पैगन्स वेर पेजेंट्स, ऐसे मामला था। तो ये कहना चाह रही है। इसमें इन्होंने क्या मुकदमा खड़ा किया? इन्होंने मुकदमा खड़ा किया वही जो है आगे कहेंगी भी, कि जब लोग तरक्की करते हैं फिर उनका तरीका ही जो लोग नीचे होते हैं उनको एड्रेस करने का यही है। ये जो रुझान आया है हिस्ट्री में, ये ये नया है। जैसे सबाल्टर्न व्यू ऑफ हिस्ट्री, ये सारे व्यूज, डिफरेंट व्यूज ऑफ हिस्ट्री ये आर्ग्यू करते हैं कि जिस हिसाब से विलिफाई किया गया है डिफरेंट कल्चर्स को, ये उतने बुरे भी नहीं थे हमेशा, जिसमें हकीकत हो सकती है जिस बात में। तो हिस्टोरियंस ऑन दिस साइड, ये एक रुझान ही बन गया है ओवरऑल हिस्टोरियंस का चैलेंज करना के उस नैरेटिव को जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है। जैसे हम मुस्लिम्स कहते हैं हमारे जो वेस्टर्नर्स ने हिस्ट्री लिखी है इस्लाम की, तो बड़ी बारबेरिक लिखी है। और हम भी उसको चैलेंज करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा नहीं था जैसा ये कह रहे हैं। तो तमाम जगह पे ऐसा ही होता है, हर एक और इसमें फिर ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सईद ने लिखी है, इन्होंने भी जिक्र किया है ओरिएंटलिज्म का। तो उसमें उन्होंने दिखाया कैसे ऑक्सीडेंट में बीमारी ही रही है ओरिएंट को देखने के लिए। तो लेस्ली हेजल्टन आर्ग्यू करेंगे, आगे हम देखेंगे कि ओरिएंटलिज्म तो बहुत पहले ऑक्सीडेंट में ही शुरू हो चुकी थी, कि ये तो खुद ही अपने पास्ट कल्चर को धिक्कार रहे थे, उसको कह रहे थे कि ये बुरा था। खैर, ये जो रुझान है ओवरऑल, इस रुझान पे खुद बहस हो सकती है, लेकिन कि इट डजेंट मीन, से फॉर एग्जांपल हमने तमाम कल्चर्स दुनिया के देखे और हमने एनालिसिस की और हमको ऐसा मिला कि हर जगह ऐसा ही हुआ है कि कल्चर्स इतने बुरे नहीं थे जितने बाद में बताए गए। हम कह सकते हैं हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है, चाइना में भी ऐसा ही है, जापान में भी ऐसा ही है, यूरोप में भी ऐसा ही है, अफ्रीका में, हर जगह ऐसा ही है। दैट स्टिल नेसेसरीली डज नॉट इम्प्लाई कि अरेबिया में भी ऐसा ही था। कहने का मतलब क्या हुआ, द एविडेंस हैज टू बी प्रेजेंटेड फॉर अरेबिया एज वेल। इट्स नॉट फिजिक्स की तरह कि लॉ एस्टेब्लिश हो गया, अब प्लूटो पर भी वही लॉ होगा, मिल्की वे में, एंड्रोमेडा, हर जगह यही लॉ चल रहा है। नहीं, सोशल साइंसेज में द एविडेंस हैज टू बी मच मोर सोफिस्टिकेटेड। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना। सो द केस फॉर अरेबियन कंडीशंस जहीलिया कैन स्टिल बी मेड, इट कैन स्टिल एग्जिस्ट। ऐसा हो सकता है कि इंसानों ने हर हिस्ट्री को बुरी तरीके से लिखा लेकिन इस हिस्ट्री को सही से लिखा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है वो तो खुद लोग अपने बारे में क्लेम कर रहे हैं कि हम जहालत के दौर में थे, इन द डेज ऑफ ignorance, द टर्म डेज ऑफ ignorance। What would it then signify? That also needs to be seen. खैर, तो इस्लामिक इमेज जो प्री इस्लामिक मक्का की है, वो कहती हैं कि ये पैरेलल है उसी इमेज की जो हिब्रू प्रॉफिट्स ने बनाई ऑफ इज़राइल बिफोर मोनोथीज्म प्रिवेल्ड। आइजाया, जेरेमिया, एजिकियल, ये मेटाफोरिकली लिख रहे थे कि ये जो यरूशलेम वाले लोग हैं, एंड इंडीड ऑल ऑफ इज़राइल, दे वर प्लेइंग हार्लट। तो harlot would be a woman, a prostitute. Okay, so they were playing the harlot. So a kind of they were. She is saying कि the prophets are accusing them of metaphorical harlotry, spiritual kind of infidelity. लेकिन ये आर्ग्यू करे बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि इसको लिटरली लिया गया कि इनके यहाँ सेक्सुअल इमोरलिटी आसमान पे थी। ये कह रही है कि दे वर एक्यूजिंग ऑफ एंशिएंट इजराइलाइट्स ऑफ सेलिंग नॉट देयर बॉडी बट देयर सोल्स। लेकिन देन एज नाउ सेक्स सेल्स, यूज द वर्ड सेक्स एंड यू हैव ऑल द अटेंशन ऑफ पीपल।
तो यूज ए सेक्सुअल मेटाफर एंड यू हैव पीपल्स अटेंशन, ये वो कर रहे थे उस वक्त. सूनर और लेटर हाउएवर यू आर गोइंग टू बी टेकन लिटरली. ये भी हर जगह होता है. जैसे इस्लाम के साथ हुआ कि इस्लाम को जब समझते थे, पहले समझने का एक तरीका था हमारा, लेकिन अब देखिए अब बड़े लिटरली लेते हैं. हम भी लेते हैं, मतलब हमारे यहाँ इस्लाम में जो भी कहा गया वो बिल्कुल वैसे ही लिटरली. एक स्कूल ऑफ लिटरलिज्म इज ऑन द राइज इन मुस्लिम वर्ल्ड. तो आयरनी ये है दैट द अर्ली इस्लामिक हिस्टोरियंस हिब्रू प्रॉफिट्स की तरह दे प्रूव्ड देमसेल्व्स टू बी ओरिएंटलिस्ट. वो ओरिएंटलिस्ट जो एडवर्ड सईद ने क्रिटिक किए थे अपने क्लासिक ओरिएंटलिज्म में, ये फिर से वो मिसाल है जो मैं आपके सामने बयान करता रहता हूँ. अच्छी किताबें पढ़ेंगे और अच्छी किताबों के बारे में पता चलेगा. ओरिएंटलिज्म मैग्नम ऑपस है, हमारे एरा की सबसे इम्पोर्टेंट किताबों में से एक है, एडवर्ड सईद की लिखी हुई ओरिएंटलिज्म. देखिए अगर आपने ये किताब पढ़ी होती थी फर्स्ट मुस्लिम, तो आपको इस किताब के बारे में पता होता. अगली किताब शायद आप यही उठाते पढ़ने के लिए. तो अच्छी किताबों के बारे में आपको अच्छी किताबें बताएंगी और अच्छी किताबों के मामले में आपको अच्छे लोग बताएंगे. तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है आप कहाँ से अपना इल्म ले रहे हैं. सो ओरिएंटलिज्म, इसका कहने का मतलब है कि ये यूरोप में नहीं स्टार्ट हुआ और इम्पीरियलिज्म के बाद स्टार्ट नहीं हुआ. ये तो उससे काफ़ी पहले मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका था. फ्रॉम द सेम रीज़न, इंटेलेक्चुअल स्नॉबरी, एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा बिहेवियर जो ये दिखाता है कि दूसरे लोग तुमसे इंफीरियर है, हम सुपीरियर हैं. ये इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उससे निकलता है. उसकी वजह से दूसरों को दिखाना है कि ये बुरे लोग हैं. These supremely urban 8th and 9th century men took understandable pride in the cultural and intellectual achievements of Muslim empire. ये हमारे यहाँ भी मामला ऐसे ही है कि जो शहर में रहते हैं चंद लोग, उनको लगता है पूरा देहात अनएजुकेटेड बारबेरिक लोग हैं, इनको तौर तरीके नहीं पता होते. उनका कंसेप्ट ऑफ द हिंडरलैंड इज ऑफ पीपल ऑफ वल्गैरिटी. ये हर जगह ऐसे ही है. हिंदुस्तान में दिल्ली वालों को लगेगा कि और कहीं लोग खाते पीते भी नहीं है, उनको लगता है कि वो डायरेक्ट हाथ का इस्तेमाल ही नहीं करते होंगे खाना खाते टाइम. बिल्कुल पेड़ के साथ ही उसकी टहनी को नीचे झुका दिया, अपना मुंह खोला और पत्ते खा लिए, ऐसा उनको लगता है. हर जगह ऐसा ही है. तो जब वो खुद कोई नई चीज़ अचीव करते हैं फिर उनको पुराना कल्चर लगता है कि ये बुरा था. जैसे कश्मीर में आप रुझान देखेंगे शिफ्टिंग टुवर्ड्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, और पुराने वेज ऑफ डूइंग थिंग्स देन अपेयर बैड, प्रिमिटिव, वल्गर. अब शादियों में ये बहुत दिखता है. तो इसकी बड़ी सारी मिसालें दी जा सकती है. जो कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ, जैसे जब मांस सर्व होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड ही हमारे यहाँ बनता है शादी में, उसको सर्व करने के लिए देयर आर बैग्स दैट आर सर्व्ड विद इट, जिसमें वो पैक करते हैं. बट लॉट ऑफ पीपल लुक एट दैट एज समथिंग वेरी इन्फीरियर नाउ, एंड ऑल ऑफ ए सडन द पीपल हु आर स्टिल डूइंग इट वो बुरे हो गए. तो ऐसी बड़ी सारी मिसालें दी जा सकती है. तुम अब भी वैसे ही करते हो. हाउ कैन यू इवन डेयर टू थिंक लाइक दैट. तो उसको प्रिमिटिव सोच कहा जाएगा बुरा. तो व्हाई वुडंट इट हैपन इन द पास्ट? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. बट एट द सेम टाइम द एविडेंस हैज टू बी सप्लाइड सेपरेटली कि ऐसा वहाँ पे भी हुआ था. बस कहने से ये नहीं साबित होता. तो ये जो 8th और 9th सेंचुरी के मुस्लिम स्कॉलर्स थे, ये कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स जो मुस्लिम्स की थी उस पर ऑफकोर्स दे वुड फील प्राउड. जब वो यरूशलेम के डोम ऑफ रॉक को देखते, दे वुड बी लाइक कि वाओ, ये क्रिएट किया जहालत से निकलने के बाद. वो देखते कि मेडिसिन और साइंस में हम कितना आगे बढ़े हैं. वो अपनी सोफिस्टिकेशन को देखते कंपैरिजन में किसके, उस प्रिमिटिविज्म के जो उनसे पहले थे. तो फिर वो वही पिक्चर पेंट करेंगे कि एनलाइटनमेंट एंड बिफोर एनलाइटनमेंट जो यूरोप में है, वैसे ही यहाँ पे भी ये पेंट करेंगे कि इस्लामिक एंड बिफोर इस्लामिक, जहालत और इस्लामिक. हम वेस्ट में ऐसा ही करते हैं. ये कहते हैं दे नर्चर्ड द फॉन्ड आइडिया दैट दे एंड देयर कंटेम्पररीज वर द पीक ऑफ सिविलाइजेशंस. ये तो अभी भी है वेस्ट में. उनको लगता है कि हम ही पीक ऑफ सिविलाइजेशन है, हम ही है. द एंड ऑफ हिस्ट्री थियरिस्ट्स दे वुड आर्ग्यू कि दिस इज द एंड.
इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यूएसए इज़ द एंड, यहीं पे पहुंचना है सभी ममालिक को, यूएस से आगे कुछ नहीं बनता है, यही एंड है, यही है ह्यूमन लाइफ एट इट्स बेस्ट। तो कहती है कि हम भी पास्ट को डार्कनेस से ही कहते हैं, एज ऑफ एरा ऑफ डार्कनेस कहते हैं ना, यूरोपियन डार्कनेस का, डार्क एजेस। तो लाइक एज दे couldn't help seeing the past through the lens of their own accomplishments, और इस प्रोसेस में वो डिस्टार्ट करते हैं पास्ट को कि पास्ट कितना बुरा था। मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी कुछ नहीं आर्ग्यू किया था कि अरब्स के बारे में जो ये कहा जाता है ये इतना बुरा कल्चर नहीं था, इट वॉज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कल्चर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ टू इट कि इट वॉज। तो ये वजह थी और ये रीज़न था और ये वो टेलीस्कोप था जिससे वो देख रहे थे कुरान के इस टर्म को जिसको जहालत कहा जाता है, इसके सारी एडिशंस हो गए। So this is how they would come to interpret a single Quranic reference to abominations at Kaaba to mean nakedness. तो abominations के लिए वर्ड nakedness थी, तो इन्होंने उसको लिटरली ले लिया। क्यों? क्योंकि यही तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेगन से, ये नंगे घूमते होंगे काबा, कह रहा हूँ। तो ये नंगा घूमना ये वैसे ही था, इनका कहना है, जैसे इजराइलाइट प्रॉफिट्स ने कहा कि इजराइल इज प्लेइंग harlotry, बट दैट डजंट मीन कि everyone there is a involving in prostitution or sexual immorality. It's not a cultural thing, it's a spiritual thing they are being accused of. Similarly, she says that God had lost a place in Mecca, so they were indulging in open nakedness, but that doesn't mean कि ये नंगे घूम रहे थे खाना काबा के अराउंड। तो पिलग्रिम ये कह रही है कि Muslims have missed the point. Pilgrims, indeed, they would throw aside everyday clothes. जब वो आ जाते थे खाने काबा के अंदर, ये हकीकत है, लेकिन वो दो बिना सिले कपड़े के दो था ना, दो टुकड़े, टू लेंथ ऑफ होम स्पन अनब्लीच्ड लिनन, ये वो लेते और ये आज भी इस्तेमाल किया जाता है हज के लिए, और इसको मुसलमान एहराम कहते हैं। ऐसा ही कह रही है। क्या कह रही है कि हाँ वो छोड़ देते अपने कपड़े बाहर ही, और फिर दो ऐसे कपड़े वो पहनते थे जो जिस पे हाथ नहीं लगा होता था, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और जब इसको कंपैरिजन करें उन रोब्स के साथ, जो रोब्स उस वक्त के सोफिस्टिकेटेड लोग पहनते थे, तो ऑफ कोर्स दे वर इंडल्जिंग इन नेकेडनेस, दे वर इंडल्जिंग इन कंप्लीट नेकेडनेस। ये पिलग्रिम्स ये अपने आप को डेलिबरेटली वल्नरेबल बनाते थे, ये डेलिबरेटली सिंपलेस्ट कपड़े पहनते थे ताकि कोई डिस्टिंक्शन ना हो स्टेटस और ट्राइब की। ये दिखाना चाहते थे हम सब खुदा के सामने एक है। ये सारी चीजें हो रही थी एक्सेप्ट दोज हु सप्लाइड द होमस्पन गारमेंट्स। मतलब हर एक यही चीज सोच रहा था, यही कपड़े पहन रहा था, यही दिखाना चाहता है कि हम इक्वल थे, हम इक्वल हैं, एक्सेप्ट वो जो इस चीज को सप्लाई कर रहे हैं। ये बड़ा इन्होंने यहाँ पे एक पन इस्तेमाल किया कि अच्छी अच्छी बातें सारी कौम मानेगी एक्सेप्ट वो जो इसकी तबलीग करेंगे। पूरी कौम इस्लामी होगी एक्सेप्ट वो जो इसका दावा करेंगे। तो यहाँ पे भी सारे लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, इनडायरेक्टली सेइंग सारों के ये अकीदे थे, एक्सेप्ट वो लोग जो इसको सप्लाई करते थे, द पीपल हु रैन द बिजनेस ऑफ पिलग्रिमेज, द कुरैश। तो उनके यहाँ ऑपोजिट था। ये सारी बातें जो इन्होंने कही ये आपको लगेगी इन ओपन कॉन्ट्रडिक्शन विद हाउ मुस्लिम्स हैव अंडरस्टूड द पास्ट, बट दैट इज नॉट नेसेसरीली द केस। देयर आर मुस्लिम स्कॉलर्स हु हैव आर्ग्यूड इट ऑलरेडी कि ये जो आप अरेबिया के बारे में कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये एक सोफिस्टिकेटेड लोग थे, ये हज़रत इस्माइल की प्रोजेनी है, तो ये कोई ऐरे गहरे नसू खैरे नहीं है। फिर वो हिस्टोरिकल एविडेंस भी इसके लिए देंगे। हमने भी बात की, जब मारिफ डैम की बात हम कर रहे थे तो हमने बोला कि वहाँ पर बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन थी, और ये हकीकत है कि वहाँ पे थी। हमको रुइंस मिलते हैं नॉर्दर्न अरेबिया में, तो वो रुइंस खुद बताते हैं कि ये मेजेस्टिक सिविलाइजेशन रही है यहाँ पे। और फिर जब हम अरेबिक लैंग्वेज को समझते हैं
तो अरेबिक लैंग्वेज भी हमको बताती है कि ये एक सोफिस्टिकेटेड लोगों की लैंग्वेज है, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो खुद में दिखा देते हैं कि ये एक सोफिस्टिकेटेड लोग होंगे और इनको तमीज़ व तदब्बुर की का इल्म था। और फिर हम जब देखते हैं कि अरब्स के कस्टम्स एटसेट्रा, तो वी रियलाइज कि दैट इज़ मोस्टली द केस, दीज आर वेरी प्राउड पीपल एंड दे हैव ग्रेट ट्रेडिशंस एटसेट्रा। तो उसके बाद जो ये सारी बाकी बातें हैं, तो दे गिव क्रेडिबिलिटी टू व्हाट लेस्ली हेजल्टन इज सेइंग कि खैर द प्रॉफिट कुड नॉट हैव कम फ्रॉम पीपल हु वर सच ओपन नेकेडनेस में जो इंडल्ज कर रहे थे, दैट वुड really cast doubts on a lot of people. And there are some scholars who have disliked that idea कि जहीलिया से ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट सब कुछ कुछ था ही नहीं। अब इमरुल कैस की पोइट्री तो थी ना, सोफिस्टिकेटेड पोइट्री थी। तो हैंगिंग पोइम्स, इनका जिक्र हमने पहले किया, पहले दूसरे सेशन में, तो वो सब था ना। अरेबिक लैंग्वेज अपने पिनेकल पे थी ना। और इनका कस्टम्स जो थे, जैसे होस्टिंग के, चिवलरी के, करेज के, ये तो सेलिब्रेटेड थे इनके ट्रेडिशन में। तो पोइट्री सारी इनकी ये दिखाती है कि इनके यहाँ ये था। तो देर इज़ नो रीज़न टू बिलीव कि इट वॉज एज बैड एज पीपल थिंक। नाउ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी देन इज कि हाउ बैड डू वी थिंक एक्चुअली इन आवर माइंड, से उसी पे डिपेंड करेगा। ये डिग्री ऑफ बैडनेस एंड गुडनेस पे सवाल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। क्या इस चीज़ को डिनाई किया जा सकता है? हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से नहीं डिनाई किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कुरान में डिस्कस्ड है, कुरान में इसको डिस्कस किया गया। दैट मीन्स ए कंटेम्पररी सोर्स इसको डिस्कस कर रहा है, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है इसको डिनाई करने का। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो भी बेटी पैदा हुई वो दफन हुई, तब आप बेवकूफ़ हैं। क्यों? कि अगर सब बेटी जो भी पैदा हुई सारी की सारी दफन हुई, तो ये बेटे आए कहाँ से? ये आए कहाँ से? क्योंकि बेटा पैदा तो उसी ने करना है, ठीक होना तो उसको उसी की कोख से पैदा। इफ ऑल वुमेन आर गॉड, हाउ आर चिल्ड्रन बीन बॉर्न? नॉट पॉसिबल। तो इतनी औरतों का जिक्र है अहदीस में, हिस्ट्री में, वो कहाँ से आई? तो अगर आप ये सोचते कि सारी औरतें दफन होती थी, तो आप गलत फहमी में हैं। ऐसा नहीं था, दे वुड लिव। लेकिन अगर आप ये भी कह रहे हैं कि देखो एक भी औरत ऐसा नहीं था, तो ये भी गलत है। तो ये वैसा ही है जैसे हमारे एरा में है, इसको ऐसे ही समझा जा सकता है। द वे हिंदुस्तान में फॉर एग्जांपल देयर वुड बी फीटिसाइड, ठीक, इन्फेंटिसाइड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, in fact we can say for practical purposes, all of the time it would be with woman, the girl child, ठीक। तो क्या ये हर एक, मतलब जितनी भी औरतें हिंदुस्तान में पैदा हुई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मसला है ये, सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है। कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, ये हकीकत है, बट पूरे सब कॉन्टिनेंट का मसला है ये। और हिंदुस्तान में भी हर जगह का मसला नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह सेम लेवल पे हो रहा है। सर्टन पार्ट्स में ज़्यादा होता है, सर्टन पार्ट्स में होता ही नहीं है। तो बट इट डजंट मीन देयर आर वुमेन अराउंड अस, दे आर लिविंग, राइट, वी कैन सी देम, आवर मदर्स एग्जिस्ट। तो अगर कोई आज से 2000 साल बाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री को पढ़ेगा और वो ये वाले एरा को देखेगा, तो वो उसके पास एम्पल एविडेंस होगी दिखाने के लिए कि ये बर्बरिक लोग थे। ये अपनी बच्चियों को मार देते थे, फिर पढ़ाओ बेटी बचाओ कैंपेन्स चलानी पड़ी थी, गवर्नमेंट को ये करना पड़ा, कंसेप्शन से पहले टेस्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन बैन कर दी गई। इस हद तक ये मसला पहुंच चुका था। औरतों के लिए जीना हराम था, अगर वो बड़ी हो जाती थी तो ये होते थे, फिर निर्भया केस को किया जाएगा। सो ए गुड पिक्चर कैन बी पेंटेड कि एज इफ देयर इज ए वॉर गोइंग ऑन बिटवीन मैन एंड वुमेन, इट कैन इजीली बी पेंटेड। तो व्हाई कांट इट बी डन इन 7th 8th century? It is possible कि we find these individual evidences of all of these bad things which were there.
and they somehow become representatives of that culture. Doesn't mean the entire culture was indulging in such activities. So if the Meccans were so bad with their woman, where does Khadija, Hazrat Khadija, become such a great businesswoman? Where? Is she not from Mecca? Is she not from Mecca? She is from Mecca. तो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता सही होता है। ये अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि ये मैकन जैसे ही थे, तो आपकी भी गलत फहमी है। और अगर आप दूसरा साइड लेते हैं कि ये बिल्कुल सोफिस्टिकेट, इनके यहाँ तो कोई बुराई ही नहीं थी, तो फरिश्ते थे, इनका हाथ बताया कहाँ है हम चूमेंगे, ऐसा भी नहीं है। दोनों के बीच में हकीकत है कहीं पे, वही मुसलमानों ने नरेट की है। लेकिन नरेटर नरेट करेगा कैसे, वो खुद में एक इम्पैक्ट डालता है। जैसे मैं बहुत न्यूट्रल प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने आप को, और करता भी हूँ यूजुअली, मैं साइड्स नहीं लेता। तो ठीक है भाई, मैं बड़ा न्यूट्रल हूँ, जितनी किताबें आपको मैंने पढ़ाई हैं समझाई है बड़ी न्यूट्रली समझाई, और इसमें कोई ये नहीं है कि दूसरी राय हो सकती है। बड़ी न्यूट्रली मैं हर एक टेक्स्ट को आपके सामने बयान करता हूँ। लेकिन ये टेक्स्ट की चॉइस में खुद एक पैटर्न दिखता है। ये कौन सा टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं हमको? रिचर्ड डॉकिंस तो नहीं पढ़ाया इन्होंने, नहीं पढ़ाया ना। सैम हैरिस तो नहीं पढ़ाया, क्रिस्टोफर हिचन्स तो नहीं पढ़ाया। आप समझ रहे हैं? सो द एविडेंस कैन बी न्यूट्रली पास्ड ऑन, but if the evidence of only one side is passed on, that in itself would create a particular image, which usually happens in such discourse. So many of the times Islamophobes, they do not make outright lies, which they often do, but many times they don't. They are speaking with truth. For example, कोई न्यूज़ आउटलेट है, वो कहता है कि ये देखिए एक माइनर का रेप हुआ, मुस्लिम ने किया, जो हकीकत होती है किया होता है। ये देखिए यहाँ पे मर्डर हुआ, एक मुस्लिम ने किया, ये हकीकत होती है उसने किया होता है। तो इट्स प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड अच्छे से जर्नलिज्म। लेकिन द रिपोर्टिंग इज ओनली ऑफ सच क्राइम्स विच द मुस्लिम्स आर डूइंग, विच क्रिएट्स अ डिफरेंट ऑरा कि एज इफ एवरी क्राइम इज डन बाय मुस्लिम्स। ये हमारे एरा में हो रहा है, तो ये पास्ट में क्यों नहीं हो सकता था? हो सकता था कि जो अरब बैरबरिज्म है सिर्फ वो पास ऑन हुई, जबकि वो थी उस सोसाइटी में, लेकिन पास सिर्फ वही हुई, उनकी अच्छाई नहीं हुई पास। तो जहालत के दौर में जो जो वो अच्छी चीज़ें करते थे वो बयान नहीं हुई, जो जो बुरी चीज़ें वो करते थे वो बयान हुई। इस वजह से बाद के मुसलमानों को ऐसा लगने लगा होगा, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता, बट हो सकता है मुसलमानों को ऐसा लगता हो कि दौरी जहालत का मतलब इतना बुरा था, इतना अंधेरा था कि मत पूछे ही, कि जो इंसान दूसरे इंसान को देखता था मारता ही था, पीटता ही था, ये सिर्फ लड़ते थे। ऐसी हकीकत नहीं है। सो द प्रॉफिट्स लाइफ हैज ऑल्सो सफर्ड इन इट। People say that he was only fighting wars. When you count his wars and you count the days that are involved in it, you would find they don't even make a fraction of his life. छोटा सा फ्रैक्शन भी नहीं वो बनाते। जब आप गिनेंगे ना कितने दिन हैं ये जिनमें वॉर्स हुई हैं, फिर आप देखेंगे वो कितना टाइम उनका प्रॉफिटहुड का पीरियड है, फिर उसको कंपैरिजन करेंगे, इट डजंट इवन फॉर्म ए फ्रैक्शन ऑफ इट। एंड देन व्हेन यू लुक एट दीज वॉर्स, अब उसको नाम तो वॉर दिया गया, ठीक, लेकिन फिर आप जब देखेंगे उसमें हुआ क्या, उसमें डेथ्स कितनी हुई, देन यू वुड रियलाइज कि बाय एनी स्टैंडर्ड्स दीज कैन नॉट बी कॉल्ड वॉर्स। यू कैन कॉल देम एक दूसरे से जो लड़ाई होती है ना, वैसे जैसे टू कार्स हिटिंग ईच अदर और फिर वो दोनों नीचे उतर के आपस में लड़ते हैं, इट्स लाइक दैट समटाइम्स, एंड इट इज स्टिल कॉल्ड अ गज़वा, इट्स स्टिल कॉल्ड अ वॉर। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है एक इंटेलिजेंट इंसान के लिए, एक पढ़े लिखे इंसान के लिए, एक ज़हीन इंसान के लिए, एक सोफिस्टिकेटेड इंसान के लिए, और एक अनबाइस्ड इंसान के लिए, कि वो हर मामले को हर पहलू से देखने की कोशिश करे और एक सिंपैथेटिक व्यू रखा करे, एक ओपन माइंड रखा करे हर एक पहलू को समझने के लिए। इससे मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि जो हमने पोजीशन ले रखी है गलत है, they can still be correct, but we have to look at the evidence, that's all I'm saying। कि इससे ये साबित नहीं हुआ कि मैकन सही में अच्छे लोग थे, सोफिस्टिकेटेड थे।
अभी वो भी साबित नहीं हुआ, वो उसको भी साबित करना पड़ेगा एविडेंस से, लेकिन हमें ओपन माइंड रखना पड़ेगा। वी वुड स्टॉप हियर। हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे।